देखिए चैप्टर नंबर 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 या यूनिट नंबर 8 कह लीजिए, ये है, ठीक है, बीपीएससी 134 में, ठीक है, बीपीएससी 134 में आप देखेंगे 8.4 में जब आएंगे तो क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध के चरण यानी कोल्ड वार के फेज क्या हैं, ठीक है, जो कोल्ड वार पूरा चला उसके चरण क्या रहे, कौन कौन से फेज में कोल्ड वार रहा। तो एक कई बार क्या होगा एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पुटअप किया गया है, या कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में ना शीत युद्ध के जो चरण है ना, एक कई बार पूछा गया कि शीत युद्ध के चरण कौन कौन से हैं, उनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन को पुटअप किया गया, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, देखो क्वेश्चन क्या आता है, शीत युद्ध के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, शीत युद्ध के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, पूछ रहा है कि कोल्ड वार के जो फेज हैं उनके बारे में क्या करना है आपको, डिस्क्राइब करना है, या उनके बारे में क्या करना है आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो क्वेश्चन सिंपल सा मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन आ गया कि कोल्ड वार के बारे में बताओ, उससे फेज कौन से, तो आप जो भूमिका लिखोगे ना, यानी जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा कोल्ड वार के बारे में बताना पड़ेगा कि कोल्ड वार चीज़ क्या है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में लिख रहे हो, अगर मान लो कि किसी भी चीज़ को पूछा गया है तो आपको थोड़ी से उससे पहले की, देखो मान लो कि जब मैं सिंपल सा बात करता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन यही आ गया, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यही आ गया है कि पूछा गया है शीत युद्ध के विभिन्न चरण बताइए, शीत युद्ध के चरणों के बारे में बताइए, 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मान लीजिए सबसे पहले क्या लिखी जाएगी, भूमिका, यानी इसमें क्या लिखेंगे हम, इंट्रोडक्शन को लिखेंगे, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखा जाएगा, और इंट्रोडक्शन में आप डायरेक्ट फेज बताना मत स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें कोल्ड वार के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि कोल्ड वार क्या था। तो ध्यान से सुनिए, कोल्ड वार शीत युद्ध का विकास धीरे धीरे हुआ, इसके लक्षण 1917 में ही प्रकट होने लग गए थे, यानी कह सकते हो कि जो अमेरिका का गुट है, और अगर हम बोलेंगे यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का जो गुट है, उसमें कहीं ना कहीं हमें क्या, जब कह सकते हैं कि जब रूस में क्रांति हुई थी तो कहीं कहीं वहीं से हमें इसके दिखाई देने लगे थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह से कहीं कहीं स्पष्ट हो सकते हैं, यानी कह सकते हो सेकंड वर्ल्ड वार से पहले जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति से ही कहीं कहीं लग रहा था कि वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, किसमें, अमेरिका और सोवियत संघ में, ठीक है, तो इन दोनों में क्या कह सकते हो, वर्चस्व की लड़ाई है। और विश्व रंगमंच पर कह सकते हैं कि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है, इन दोनों राष्ट्रों में अगर देखेंगे तो गतिरोध, गतिरोध का मतलब होता है कि इन दोनों में जो वर्चस्व, वर्चस्व का मतलब होता है कि मैं सबसे ज़्यादा बेहतर हूं और मेरी सबसे ज़्यादा पावर है, यानी ये दोनों अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, यानी एक क्या करना चाहते थे, मेनली बात यही थी कि यहाँ पर थोड़ी विचारधारा की बातें हैं, ये विचारधारा को लेकर के चला गया। लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे ना, अब तो किसी को कोई विचारधारा रह नहीं गई, आज देखोगे रसिया की कोई विचारधारा नहीं है, यानी कह सकते हैं कि आप सेकेंड वर्ल्ड वार को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको क्या आइडियोलॉजी भाई होती है, ठीक है, एक बार आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या, वहाँ पर विचारधारा देखने को मिलेगी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में विचारधारा नहीं, कह सकते हो कि विचारधाराओं को लेकर के जो सेकंड वर्ल्ड वार कहीं कहीं शीत युद्ध चला, कोल्ड वार जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद किसका फेज हम देखते हैं, कोल्ड वार का, ठीक है, तो देखने को मिला। और विश्व रंगमंच पर कह सकते, विश्व रंगमंच का मतलब होता है, यानी कह सकते हो द्वितीय विश्व युद्ध के आफ्टर कोल्ड वार हमें ये देखने को मिलता है, यानी दो महाशक्तियों के बीच में, यानी कह सकते हो कि दो पावर के बीच में हमें कहीं कहीं जो पूरा वर्ल्ड है वो हमें दो धुरियों में, या कह सकते हो दो ग्रुप्स में हमें बटा हुआ दिखा, ठीक है। और अंत में दोनों महाशक्तियां खुलकर एक दूसरे की आलोचना करने लगी और समस्त विश्व में भय और अशांति का वातावरण, या कह सकते हो कि अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ में जो वर्चस्व को लेकर के लड़ाई बनी हुई थी, वह वर्चस्व की लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई कि वह खुल करके सामने आई, और पूरी दुनिया के सामने कह सकते हो कि थर्ड वर्ल्ड वार की कहीं कहीं लगा कि थर्ड वार हो जाएगा, और पूरी दुनिया में कह सकते हैं लगभग, इसमें लिख देना, लगभग 4 दशकों तक अशांति और अव्यवस्था का माहौल बना रहा, क्या, अशांति और व्यवस्था का वातावरण बना रहा है, इसको बढ़ावा देने, यानी कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर देखें तो जो कोल्ड वार को लेकर के जो बना रहा कि कोल्ड वार कभी वार हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि ये जो दोनों महाशक्तियां थी, इस कह सकते हो संघर्ष को, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टसल है उसको बढ़ाने में ये दोनों कहीं कहीं महाशक्तियों की बराबर भागीदारी, बराबर भागीदारी का मतलब होता है कि जो चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, चाहे आप सोवियत संघ ले सकते हैं, दोनों की बराबर भागीदारी है, दोनों का बराबर ही योगदान रहा इसको
बड़ा करने में। हालांकि युद्ध में संघर्ष के बढ़ते और गिरते काल थे। देखो हम वही पढ़ने जा रहे हैं, यानी कह सकते हो जो कोल्ड वार था उसमें क्या रहा, कभी लगा कि हमें युद्ध हो जाएगा, कभी लगा नहीं नहीं युद्ध नहीं होगा, अब शांति व्यवस्था की स्थापना हो गई, फिर आपको लगेगा नहीं नहीं कोल्ड वार हो जाएगा। यानी इस प्रकार के देखो कोई भी चीज़ चलती है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी थोड़े दिन पहले, आपने देखा होगा कि यहाँ पर किसान आंदोलन चला, ठीक है। अगर किसान आंदोलन को भी आपने देखा होगा तो आपको कई बार लगेगा कि किसान आंदोलन बहुत उग्र हो रहा है, यानी जो किसानों का मूवमेंट है वो बहुत तेजी से हो रहा है, या दिल्ली पर बॉर्डर पर ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं। लेकिन बीच में क्या लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं किसान आंदोलन फीका पड़ रहा है या कमज़ोर पड़ रहा है, ये कह सकते हो। लेकिन फिर बीच में लगेगा कि किसान आंदोलन दोबारा रिवर्स कर गया, यानी दोबारा उसने अपने लोगों को जोड़ लिया। कह सकते कोई भी चीज़, चाहे आंदोलन हो चाहे युद्ध हो, उसमें भी कह सकते चाहे दो लोगों में संघर्ष हो, मान लीजिए अगर किसी दो परिवारों में भी लड़ाई होती है तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कभी कभी लड़ाई लगेगी, लड़ाई बहुत तेज हो जाएगी, और कभी कभी लगेगा शांति का माहौल बना रहेगा, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। यानी कह सकते हो कि शीत युद्ध के दौरान जो संघर्ष की गति है, संघर्ष की गति का मतलब कह सकते हो कि जो उनमें गतिरोध है वह कम और ज़्यादा होते रहे। क्या था, जो गतिरोध था वह कम और ज़्यादा होता रहा, यानी शीत युद्ध के दौरान जो संघर्ष है वो कहीं न कहीं कभी बढ़ता रहा कभी घटता रहा, और इसी घटते बढ़ते क्रम को हम क्या कहते हैं कि शीत युद्ध के चरण, यानी इसको हम फेज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर भी युद्ध फौजों के बीच में तनाव की कमी की एक अवधि में आमतौर पर मानी जाती है। यानी कह सकते हो कि इस अवधि में कभी भी फौज का प्रयोग नहीं किया गया, आर्मी नहीं यूज, या शीत युद्ध को बढ़ते और घटते तनाव को देखने की अनुमति देता है। यानी कह सकते हो इस युद्ध में कह सकते हो कि आर्मी का यूज नहीं किया गया, यानी बल का प्रयोग नहीं किया। अगर हिंदी में लिखते हो तो वहाँ पर कई बार यूज करते बल का प्रयोग नहीं किया, ऐसे बोल सकते हो कि बल का प्रयोग या आर्मी का यूज नहीं किया गया, यानी मिलिट्री पावर नहीं लगाई गई। लेकिन हम इस युद्ध को किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तनाव, यानी यहाँ पर तनाव कम हो रहा था, यानी स्ट्रेस, यानी तनाव, यानी दो देशों के बीच में जो संघर्ष है वो संघर्ष कम और ज़्यादा के अनुसार कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो हम उन चीज़ों को फेज में बांटेंगे। यहाँ पर ये नहीं होगा कि कभी सैनिक लड़ाई हो गई कभी दूसरी लड़ाई होगी, तो उस टाइप में नहीं हमें बांटना है, बल्कि यहाँ जो दो देश हैं उन देशों में जो संघर्ष है उस संघर्ष कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो उस गतिरोध को कहीं कहीं यहाँ पर देखेंगे उसके चीज़। और 1980 के दशक तक अंत में समाप्त नहीं हो जाता, और हमें शीत युद्ध के अध्याय में देखेंगे तो 3 चरण हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इग्नू की बुक की बात करूं तो इसमें 3 फेज दे रखे हैं, ठीक है। 3 फेज कौन कौन से हैं, पहला चरण बढ़ती शत्रुता, यानी फर्स्ट फेज होगा, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिख रखी हैं आपको लगेगा कि युद्ध हो जाएगा। दूसरा जो है उसमें लिखा हुआ कि ऐसा लगेगा जो नरमी का दौर है, जिसमें कई प्रकार की संधियां होती हैं, ठीक है, तो लगेगा कि युद्ध अब नहीं होगा, और फिर अब लगेगा कि शीत युद्ध दोबारा स्टार्ट हो गया क्योंकि फिर गतिरोध बढ़ जाएगा, और लास्ट में शीत युद्ध का अंत लिखते हैं। तो ये लगभग मोस्टली 4 हेडिंग रहेंगी, ठीक है। तो 4 हेडिंग लिखनी पड़ेंगी, तो आपको बुक में लिखें, बट मैं इन 4 में से कई सारे पॉइंट निकाल करके आपको बताऊंगा, उस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। देखिए पहली, देखो बोलिए सर, आई हैव अ डाउट। बोलिए देखिए देखो इसमें चार मोस्टली बुक में 3 ले रखा है, बट 4 हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। तो पहला जो हमारा हेडिंग है कह सकते शुरुआती दौर बढ़ती शत्रुता, इसमें कह सकते फर्स्ट फेज जो हमें लगेगा कि इसमें जो दुश्मनी है, कह सकते हो जो संघर्ष है, संघर्ष यानी यहाँ पर जो गतिरोध है, जो संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देगा, ठीक है। पहली हेडिंग यही लिखेंगे। और हाँ पॉइंट, ये तो मेनली 4 पॉइंट तो मैंने बता दिए जो बुक में लिखा है, बट जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने मान लीजिए कि हमारी पहली हेडिंग है शुरुआती दौर बढ़ती शत्रुता, तो इसमें भी कई सारे मैं पॉइंट बताऊंगा और मैं पढ़ने के बाद आपको अलग अलग डिवाइड करते बताता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आप सुनिए बस खाली, ठीक है। देखो 1945 में, देखो ऐसा पहला हम ऐसे दौरों को पढ़ेंगे जिसमें लगेगा कि शत्रुता और दुश्मनी शुरुआत में बढ़ेगी, ध्यान से सुनिए। 1945 में क्रीमिया ने याल्टा और जर्मन के शाह पैटर्सन में आयोजित सम्मेलन जर्मनी और पूर्वी यूरोप राज्यों में विकसित हुई। युद्ध के बाद परिस्थितियों से निपटने के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान नहीं कर सका, जो जर्मन सेनाओं को कब्जे में था। जर्मनी में ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में विभाजित किया था, ठीक है। ये 4 शक्तियां याल्टा और
पैटर्सन सम्मेलन में मुख्य भागीदार थी। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगियों, विशेष रूप से संयुक्त सोवियत संघ के जानकारी के बिना परमाणु उपकरण विस्फोट किया और उसमें 1945 में जापान पर गिरा दिए। यह अमेरिका की शक्ति का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन था, जिसके कारण एक महाशक्ति के रूप में इसकी मान्यता बढ़ी। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैं थोड़ा पीछे सा बताता हूँ, जब पहला विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, पहला विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया, ठीक है, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया। कह सकते हो जितने मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया, जर्मनी के कई कब्जों पर इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है, उन्होंने कई इलाकों पर कब्जा किया, ठीक है। तो कुछ कब्जों पर अमेरिका कुछ किया, कुछ रूस ने किया। यहाँ पर कहीं कहीं अमेरिका और रूस में गतिरोध था कुछ इलाकों को लेकर के, ठीक है। देखो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, और इसी पॉइंट को आपको लिखना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मित्र राष्ट्रों में अमेरिका और सोवियत संघ भी कहीं न कहीं थे, ठीक है। तो सोवियत संघ था या नहीं, उसमें जरूर था, यानी कह सकते हो कि मित्र राष्ट्रों में अगर देखेंगे जर्मनी को ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका के नियंत्रण में मुख्य भागीदार। दूसरी ओर देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सहयोगी, विशेष रूप से सोवियत संघ की जानकारी के बिना उसने क्या कर दिया, परमाणु विस्फोट किया। यानी कह सकते हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने बिना किसी को बताए कह सकते हो जितने भी मित्र राष्ट्र, विशेषकर सोवियत संघ को बताए बिना उसने क्या कर दिया, परमाणु विस्फोट कर दिया, और उनमें से 2 बम जो उसने 1945 में जापान पर गिरा दिए। यह अमेरिकी शक्ति का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन था, जिसके कारण एक महाशक्ति के रूप में इसकी मान्यता बढ़ी और सोवियत संघ की आंखों में इसकी विश्वसनीयता कम हुई। यानी कह सकते हो कि पहला पॉइंट क्या लिखोगे, मैं बताऊंगा, इसमें पहला पॉइंट लिखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गतिरोध बढ़ा, ठीक है, यानी मैंने प्रथम विश्व युद्ध बोल दिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का परमाणु गिराना, ठीक है, जापान पर परमाणु आक्रमण करना, ठीक है, ये रीजन पहला पॉइंट कह सकते हो कि जिसमें सबसे पहली बार हमें देखेगा कि इन दोनों में गतिरोध यानी कह सकते हो संघर्ष बढ़ेगा। कब? अमेरिका ने बिना सोवियत संघ को बताए जापान पर 2 परमाणु बम गिराता है, और कहीं न कहीं अमेरिका खुद को यहाँ पर शक्तिशाली बताने की कोशिश करता है, और अमेरिका कहीं न कहीं सोवियत संघ की नज़र में उसकी विश्वसनीयता कम हुई। एक कह सकते हैं कि हमें यहाँ से बीज अंकुरण का मतलब समझते हो, मैंने बोला है जब कोई पेड़ बनता है तो उसके पहले जो बीज होता है ना, उसमें अंकुर होता है, यानी उसके जब बढ़ेगा पौधा बनेगा, ठीक है। तो कह सकते हो यहीं से ये कह सकते हो कि कोल्ड वार जो था उसके कहीं न कहीं इसके बीज यहाँ पर ही पड़ गए थे। यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका ने सोवियत संघ को बिना बताए जापान पर परमाणु परीक्षण किया, जापान पर परमाणु गिराए, ठीक है। और कहीं न कहीं अमेरिका खुद को शक्तिशाली बताने की इसमें कोशिश करता है, और बिना बताए परमाणु परीक्षण किया, और कहीं न कहीं इससे सोवियत संघ में उसकी विश्वसनीयता कम हुई, और कहीं न कहीं अमेरिका और सोवियत संघ में यहीं से हमें गतिरोध देखने को मिलता है, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना पहली बात। हेलो, ठीक है। अगला इसमें जो मैंने पॉइंट बोला है ना, जो देखो एक मेरी बात सुनना, जितना मैं बोलता हूँ ना उसके बाद मैं कम करके बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ ना, तो जो मैं शॉर्ट में बोलता हूँ ना उसको ज़रूर लिख लिया करो, ठीक है। अगर यहाँ नहीं लिख पाते हो तो रिकॉर्डेड सारा रहता, तो वहाँ पर भी जा करके आप, यहाँ तो बैक नहीं कर सकते, रिवर्स करके सुन लोगे, तो वहाँ पर भी रिवर्स करके आप सुन सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड रहेगा, उसमें आप सुन लेना। अगला पहला पॉइंट मैंने बता दिया, इनको अलग अलग पॉइंट बना करके लिखना, और मैं कम से कम शब्दों में जब पॉइंट बोलता हूं तो उसी में आप हेडिंग भी बना लें। इसीलिए मैंने बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का परमाणु परीक्षण करना या जापान पर परमाणु गिराना, यहीं से कहीं कहीं हमें अमेरिका और सोवियत संघ में संघर्ष देखने को मिला, और संघर्ष की हम शुरुआत कह सकते हैं। इसी बीच अमेरिका अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से विस्तार कर रही थी, दूसरा कारण हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। इसी बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और सभी प्रभावशाली यूरोपीय राज्यों में संयुक्त आर्थिक ताकत के रूप में आ गए। यानी अमेरिका जो थी उसकी जो अर्थव्यवस्था थी तेजी से बढ़ रही थी, और उसका प्रभाव यूरोपीय राज्यों पर बहुत ज़्यादा और तेजी से आगे निकल रहा था।
1917 के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की दर भी प्रभावशाली थी। अमेरिका और सोवियत सैन्य की आर्थिक ताकत का वजन क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी यूरोप देशों में निर्णायक महसूस किया गया। प्रत्येक महाशक्तियों ने अंततः गुटों के नेतृत्व प्रदान किए जो भू राजनीतिक और वैचारिक उभरे। संयुक्त राष्ट्र परिषद, ध्यान से सुना, राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945 में इन शक्तियों को एक दूसरे के मुकाबले शीत युद्ध का कार्ड खेलने के लिए एक विश्व रंगमंच प्रदान किया, कह सकते हो। ध्यान से सुनो, इसमें क्या लिखोगे? अमेरिका का पूंजीवाद, ध्यान सुनना, अगला लिखोगे अमेरिका का पूंजीवाद विचारधारा का गतिरोध, कह सकते हो, ठीक है। अमेरिका का पूंजीवाद और सोवियत संघ का साम्यवाद। इसके अगली हेडिंग क्या लिखोगे? अमेरिका का पूंजीवाद और सोवियत संघ का साम्यवाद। अब मैं बताता हूँ क्या लिखोगे। अमेरिका में एक पूंजीवादी विचारधारा थी और कहीं कहीं अमेरिका बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा था और अमेरिका के पूंजीवाद को कई सारे यूरोप के देश अपना रहे थे। लेकिन 1917 में बोल्शेविक क्रांति होने से रूस में भी कहीं कहीं साम्यवाद आ गया था और कहीं कहीं साम्यवाद क्या करता था? पूंजीवाद की बुराई करता। यानी साम्यवाद कह सकते हो और पूंजीवाद एक दूसरे को अपना क्या मानते हैं? अपोजिट मानते हैं, कह सकते हो, एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। और कहीं न कहीं इन अमेरिका और सोवियत संघ में साम्यवाद कह सकते हो और पूंजीवाद को लेकर के गतिरोध या कह सकते हो संघर्ष बना हुआ था। ये भी एक बड़ा कारण था। इसको हम एक बड़े कारण के रूप में कह सकते हैं कि अमेरिका का पूंजीवाद और सोवियत संघ का साम्यवाद होना भी हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध बढ़ने का एक बड़ा कारण था। और 1945 में जब यूएनओ की स्थापना की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बनी, कह सकते हो, यूएनओ की जब स्थापना हुई तो इसने इन दोनों महाशक्तियों को मुकाबले में शीत युद्ध का कार्ड खेलने के लिए कहीं कहीं मंच भी इसने प्रदान किया। ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखते चलोगे तो बहुत आसानी रहेगी। अगला देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ध्यान सुना, हैरी ट्रूमैन ने 1947 में तथाकथित ट्रूमैन सिद्धांत दिया, अभिव्यक्त किया। यह साम्यवाद के लिए एक अमेरिका रणनीति थी। इसने कम्युनिस्ट व्यवस्था को दमनकारी ठहराया, इसके संभावित विध्वंसक अभियानों के खिलाफ चेतावनी दी। ट्रूमैन शब्द दुनिया में कहीं अधिक कम्युनिस्ट व्यवस्था के प्रसार का विरोध करने के लिए अमेरिकी इरादे के लिए संदेश दे रहा था। अगले वर्षों में, दशकों में काफ़ी, ठीक है। देखो अगला लिखना, इसमें हेडिंग लेना ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत का मतलब होता, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम था हैरी ट्रूमैन। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जो साम्यवाद है वो क्या है? वो दमनकारी है, वो लोगों का दमन की बात करता है, तथा विध्वंसक है, यानी विध्वंसक अभियान, यानी ये लड़ाइयों की बात करता है या लड़ने की बात करता है, मारकाट की बात करता है। ये अच्छा नहीं, बेहतर नहीं है। ट्रूमैन ने इस बात को बोला था और पूरी दुनिया में ट्रूमैन सिद्धांत कह सकते हो कि साम्यवाद के लिए बैड शब्द के रूप में कहीं कहीं यूज किया गया। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैरी ट्रूमैन थे, उन्होंने एक ट्रूमैन सिद्धांत दिया था जो साम्यवाद के खिलाफ था और कहीं कहीं साम्यवाद के खिलाफ था। और अमेरिकी का इरादे ये थे कि अगले वर्षों में कहीं कहीं, ठीक, यानी कह सकते हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के द्वारा अमेरिका ने एक रणनीति के तौर पर कम्युनिस्ट व्यवस्था, यानी जिसे हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट व्यवस्था, यानी जो समाज यानी साम्यवाद की व्यवस्था है, उसको दमनकारी बताया या उसको विध्वंसक बताया। और कहीं न कहीं ये हैरी ट्रूमैन का एक सिद्धांत बना और पूरी दुनिया में कह सकते हो इससे साम्यवाद जो था उसकी कहीं कहीं बुराई के लिए इसको यूज, यानी उसके लिए बुरे शब्द के लिए यूज हुआ और कहीं कहीं ये भी गतिरोध का कारण बना। पहला हमने हेडिंग लिखा कि अमेरिका का दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु बम का गिराना, और सेकंड हमने लिखा था, उसमें लिखा था अमेरिका का पूंजीवाद और सोवियत संघ का साम्यवाद, ठीक है। अगले उसमें लिखेंगे हैरी ट्रूमैन सिद्धांत, ठीक, क्या लिखोगे? ट्रूमैन सिद्धांत। ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को लिख लो, ठीक है। ये मेन हेडिंग के बाद इसकी सब हेडिंग है। देखो, जब सोवियत संघ ने 1947 में माल्टवा योजना प्रकाश में आई तो संयुक्त अमेरिकी ने 1947 में मार्शल योजना के साथ प्रतिद्वंद्विता की। सोवियत की माल्टवा योजना ने अपनी पूर्वी यूरोपीय सहयोगों को निशाना बनाया और उनकी अर्थव्यवस्था बीमारू थी और पूरी तरीके से निर्विवाद किया, ठीक है। और दूसरी ओर अमेरिका ने मार्शल योजना पश्चिमी यूरोप के राज्यों को युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था के लिए एक सम्मान। इसमें अगला क्या लिखोगे? मैं बोलता हूँ, लिखो। इसमें लिखोगे सोवियत संघ की जो योजना थी, ठीक है, और इसमें अमेरिका की जो योजना है, ठीक है। इसमें एक हेडिंग आप बना सकते हो कि सोवियत संघ के द्वारा, ध्यान रखना, सोवियत संघ के द्वारा पूर्वी यूरोप
पूर्वी यूरोप के देशों को सहयोगी बनाने का काम करता है, वहीं पर अमेरिका पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनको कहीं कहीं अपना सहयोगी बनाने का काम करता है। यानी इन्होंने अपना सहयोग देने के लिए सोवियत संघ ने क्या किया, दूसरे राज्यों को अपना सहयोगी बनाया, और जिन राज्यों की अर्थव्यवस्था बीमार का मतलब होता ऐसे राज्य जो थे पूर्वी यूरोप के जो देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी, उनको सोवियत संघ ने बोला कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, और कहीं कहीं उनकी समर्थन में आ गए और उनके ग्रुप में शामिल हो गए। और अमेरिका ने भी एक योजना बनाई जिसका नाम था मार्शल योजना, जिसके तहत युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था के लिए एक सम्मान योजना थी। और कहीं कहीं ये दोनों योजनाएं एक दूसरे को रोकने और अपने अपने क्षेत्र को प्रभावित करने में रणनीति के लिए कहीं कहीं यूज हो रही थी। यानी कह सकते हो कि अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी अपनी योजनाओं के द्वारा पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने साथ लेने के लिए उन्होंने योजनाओं को चलाया, और इन योजनाओं के द्वारा कहीं कहीं उन्होंने संधि और कहीं कहीं अपने प्रभाव को दिखाने की और कहीं कहीं अपना सपोर्ट हासिल करने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। अगर एक तरफ देखेंगे कि सोवियत संघ कहीं कहीं अगर देखेंगे तो वो पूर्वी यूरोप के देशों को अपना निशाना बनाता है और कहीं कहीं उनको बोलता है कि हम आपको आर्थिक सहयोग देंगे, ठीक है। उसी तरह पर अगर अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका पश्चिमी यूरोप के देशों को समर्थन करना और उनको कहीं कहीं सपोर्ट करना या सहयोग करना। इसमें आप 2-3 हेडिंग बना सकते हो, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। इसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि अमेरिका के द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों को सहायता करना, और दूसरा लिख सकते हो कि सोवियत संघ के द्वारा पूर्वी यूरोप के देशों को सपोर्ट करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें दोनों चीज़ों योजनाओं के नाम भी से लिख सकते हो और इस प्रकार से भी लिख सकते हो। जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ इनको क्या करोगे, आप पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है। तो इनको अगर आप पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखोगे तो लिखने में आसान है। अगला क्या है, जब सोवियत संघ ने 1949 में परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। 1949 में क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था उसने भी क्या किया, परमाणु का, यानी उसने भी न्यूक्लियर की क्या किया, उसने टेस्टिंग की। और टेस्टिंग करने के बाद कह सकते हो कि और कहीं कहीं जो सोवियत संघ था वो भी क्या बन गया, एक परमाणु संपन्न देश बन गया, ठीक है। और आगे चल करके हमें क्या देखने को मिलता है कि जो उत्तरी अंटार्कटिका गठबंधन, जो नाटो की स्थापना हुई, नाटो के जन्म से अन्य गुटों के सम्मान सैन्य प्रतिक्रिया आमंत्रित की। सोवियत प्रतिक्रिया ने 1955 में अपनी पूर्वी यूरोपीय सहयोगियों के साथ दोस्ती और सहयोग और परस्पर सहयोग यानी वार्सा पैक्ट जो बनता है, इसको हम बोलते हैं, पर हस्ताक्षर के रूप में सामने आए। यानी कह सकते हो, ध्यान से सुनो, रूस का परमाणु संपन्न देश बनना भी कहीं कहीं इस गतिरोध का एक कारण था। दूसरा, नाटो का गठन और वार्सा पैक्ट की संधि पर भी कहीं कहीं हस्ताक्षर होते हैं। इससे भी कहीं कहीं इन दोनों राष्ट्रों में गतिरोध बढ़ता है। देखो, अमेरिका तो सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर बोलोगे तो उसने जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पर उसने परमाणु बम गिरा करके खुद को शक्तिशाली बता चुका था। लेकिन जो सोवियत संघ था उसने भी क्या किया कि 1949 में उन्होंने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया, और वो भी क्या बन गया, परमाणु संपन्न देश बन गया। इससे भी क्या होता है, एक प्रकार से देखेंगे कि गतिरोध बढ़ता है। अगला लिखोगे, अगली हेडिंग लिख लेना, मैं बता देता हूँ। इसमें लिख देना सोवियत संघ का परमाणु शक्ति हासिल कर लेना, ठीक है। अगली हेडिंग लिखना, चीन में कम्युनिस्ट की क्रांति का हो जाना। चीन में, अगली हेडिंग लिखो, चीन में कम्युनिस्ट क्रांति का हो जाना। ध्यान से सुनो, इसमें क्या लिखोगे कि 1949 में क्या हुआ, चीन में क्रांति हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट क्रांति, ठीक है। कम्युनिस्ट क्रांति हुई और 1950 के आसपास कोरिया में एक हिंसक युद्ध के रूप में कहीं कहीं बदला। अगला लिखे, चीन में कम्युनिस्ट क्रांति का होना। देखो क्या होता है कि 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, यानी साम्यवादी क्रांति होती है, और कहीं न कहीं चीन में भी साम्यवाद की विचारधारा का प्रसार हुआ, ठीक है। चीन में क्या हुआ, 1949 में क्रांति होती, ठीक है। अरे माइक बंद कर लीजिए, देखो माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ओके, कर लिया। देखिए, 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, ठीक है। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, और चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हो जाने से कहीं कहीं देखेंगे कि चीन भी कम्युनिस्टवादी देशों में शामिल हो गया, या कह सकते हैं कि उसने भी, कह सकते हो कि सोवियत संघ की विचारधारा के साथ कहीं कहीं गया।
और इसमें कोरिया में पहले ही देखेंगे उत्तर और दक्षिणी कोरिया में विभाजित हो गया था, क्योंकि जर्मनी सैनिकों ने सोवियत संघ के समक्ष उत्तर और दक्षिण में अमेरिकियों के आगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया। इन घटनाक्रमों ने संघर्ष और मानव पीड़ा को उच्च तीव्र के साथ एशिया में धमाकेदार प्रतिद्वंद्विता को जन्म, यानी कह सकते हो कि सोवियत संघ की विचारधारा का चीन में जन्म लेती है और कहीं कहीं क्रांति होती है, और इससे अमेरिका को काफ़ी लगता है कि इनकी विचारधारा क्यों बढ़ रही है, हमारी विचारधारा, यानी इसीलिए कहीं कहीं यहाँ पर भी देखेंगे तो गतिरोध बढ़ता है। चीन में जब कम्युनिस्ट क्रांति हो जाएगी तो कहीं न कहीं चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हो गई, और कम्युनिस्ट वादी विचारधारा किसकी है? सोवियत संघ की। और सोवियत संघ की विचारधारा का जब प्रसार होगा तो सोवियत संघ और अमेरिका में गतिरोध बढ़ेगा ना। और दूसरा कह सकते हो कि उसी समय कोरिया में भी एक हिंसक गृह युद्ध शुरू हो गया था, और आपने कोरिया भी सुना होगा कि 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, और बटा हुआ है, विभाजित है, क्योंकि जापानी सैनिकों ने सोवियत संघ के समक्ष उत्तर में और दक्षिण में अमेरिकियों के आगे उन्होंने क्या कर दिया था? अपने हथियार टेक दिए थे, यानी उन्होंने समर्पण कर दिया था, ये भी कह सकते हो। यानी 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति, यानी कह सकते हो कहीं वहाँ पर हो जाने के कारण भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो सोवियत संघ की विचारधारा थी उसका विस्तार होता है या वो एक्सटेंड हो रही थी, और ये भी कहीं कहीं कारण बना इससे भी अमेरिका बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता अगर हम बोलें। अगला है, सबसे बुरी बात अभी होनी बाकी थी, जो जिसको हम बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। इसको भी आप क्या लिखोगे? क्यूबा मिसाइल संकट। ध्यान से, नाम से प्रसिद्ध है। क्यूबा ने 1959 में एक सफल क्रांति देखी, यानी क्यूबा में भी एक क्रांति हो गई। ध्यान से सुनो, क्यूबा एक देश है, ठीक है, क्यूबा एक देश है जो अमेरिका के पास है। क्यूबा एक देश है जो कहाँ पर है? जो अमेरिका के पास है। लेकिन वहाँ पर क्या हुई? क्रांति हुई, और क्रांति हो जाने से वहाँ पर किसकी विचारधारा है? सोवियत संघ की विचारधारा, या कह सकते हैं कम्युनिस्ट और साम्यवाद की विचारधारा ने वहाँ पर जन्म ले लिया है। यहाँ से समझोगे तब क्यूबा मिसाइल संकट आ गया। क्यूबा है अमेरिका के पास, क्यूबा है अमेरिका के पास, लेकिन क्यूबा में जो विचारधारा है, जो कह सकते हैं जो उसका सपोर्ट है, वो किसको है? सोवियत संघ को है, जो उससे काफ़ी दूर है, ठीक है। और जिन चीज़ों में क्रांति हुई, उसने अमेरिका के निजी निवेशों में भारी नुकसान हुआ, क्योंकि पैसा क्यूबा में चीनी उद्योग को बढ़ावा दे रहे थे, और इस आक्रमण में सफलता। आगे सुनो, क्यूबा में क्रांति हुई, और आगे चल करके रसिया ने क्या किया? सोवियत संघ ने क्या किया? क्यूबा में मिसाइलें लगा दी, ठीक है। क्यूबा ने मिसाइलें लगा दी, और वो सारी मिसाइलों की जो रेंज थी वो कहीं कहीं किसके साइड कर दी? अमेरिका के साइड, यानी अमेरिका पर गिराने के लिए। और लगभग 3 हफ्ते के बाद, कितने दिन के बाद? 3 हफ्ते के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को इस चीज़ का पता चलता है कि सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें लगा रखी हमारे लिए। तब कहीं कहीं वो अपनी सेना को भेजते हैं, और यहाँ पर ऐसा लगा था कि दोनों देशों में युद्ध हो जाएगा। मेन रीजन यही है कि क्यूबा जो था वो विचारधारा के साथ, क्योंकि ध्यान से सुनो, क्यूबा में मिसाइल लगने से अमेरिका को दिक्कत क्यों रही? क्योंकि आपने एक चीज़ देखा होगा कि आपको जब मिसाइल दागनी होगी ना, जितना टारगेट कम दूरी पर रहेगा उतना ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। इसीलिए एक आपने चीज़ देखी होगी ना कि जो अमेरिका है वो हमेशा जब चीन के साथ कोई उसका गतिरोध बनेगा ना, तो भारत को बहुत फ्रेंडली बनाता है, इंडिया को, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका के भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका इन संबंधों को अच्छा बनाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है इन फ्यूचर में अगर मेरे को चाइना से युद्ध लड़ना पड़ेगा तो उसके जो लड़ाकू विमान होंगे वह भारत में ईंधन भर पाएंगे। अब मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर चला, मान लीजिए वहाँ पर लड़ाकू विमान हो चला अमेरिका से, आपने पेट्रोल, ईंधन का मतलब भाई पेट्रोल या जो उसमें चलने वाली है, आपने भरा उसको, जब वहाँ से चलेगा तो इतनी दूर पर आएगा तो उसका खर्चा हो जाएगा। और कहीं कहीं जब दूर से किसी चीज़ को टारगेट किया जाता है तो कहीं कहीं टारगेट हल्का हो जाएगा, उतना ज़्यादा मारक क्षमता के साथ टारगेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहीं कहीं कह सकते हो कि अमेरिका भी चाहता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रहे। इन फ्यूचर में अगर हमें कभी भी चाइना से युद्ध करना पड़ा तो भारत हमारा पड़ोसी रहेगा, या कह सकते हैं हमारा पड़ोसी नहीं, सपोर्ट में रहेगा, तो हम भारत में ईंधन भर पाएंगे, और भारत के सैन्य अड्डों से हम जहाज़ों की लैंडिंग करेंगे, और कहीं कहीं यहाँ से हम टारगेट को फिट करेंगे, क्योंकि इंडिया से चाइना के डिस्टेंस बहुत कम है। उसी तरह से कह सकते हैं कि सोवियत संघ ने क्या किया? क्यूबा उसकी विचारधारा के साथ था, क्यूबा में क्या करता है? वो अपनी मिसाइलें लगा देता है, और तीन वीक के बाद, यानी 3 हफ्तों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को पता चला, तब अपनी सेना को भेजते हैं, और बाद में शांति वांति की बात होती है, ठीक है। यही है क्यूबा मिसाइल मेन संकट।
क्योंकि क्यूबा की जो विचारधारा वो सोवियत संघ के मैच करती थी और सोवियत को वहाँ पर संघ को मिसाइलें लगाने का मौका मिल गया था। दूसरा क्या था कि क्रांति क्यूबा में जो क्रांति है समाजवादी क्रांति है। क्यूबा में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ सोवियत सैन्य को समर्थन सुरक्षित रखने के लिए एक सहयोगी के रूप में घोषित किया। यानी जो क्यूबा था वो था तो अमेरिका के पास, लेकिन उसका सारा सपोर्ट वहीं पर चला गया था। ठीक है, कितने मैंने पॉइंट बता दिए, लगभग कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो गए। ठीक है, बढ़ती शत्रुता वाला है, ठीक है, फर्स्ट पेज में 7 पॉइंट हो गए। और 8वां पॉइंट देखिए, अमेरिकी बाजार की जगह सोवियत बाजार में क्यूबा के चीनी निर्यात का शुरू हो जाना। यानी जो क्यूबा के बाजार थे ना, पहले वहाँ पर अमेरिका के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकते थे, लेकिन अब वहाँ पर जब उसकी विचारधारा सोवियत संघ के साथ मैच हुई तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बिकते थे वो किसके बिकने लग गए, सोवियत संघ के बिकने लग गए। इससे भी वहाँ पर चीनी निर्यात का आना शुरू हो गया, यानी चीन से भी निर्यात आने लग गया। यानी कह सकते हो कि क्यूबा में और चीन में कह सकते हो कि वहाँ पर क्यूबा में जो था सबसे पहले अमेरिका उसको सारी चीज़ें बेचा करता था, लेकिन अब वहाँ पर कह सकते हैं कि अब कहाँ पे उत्पाद, अब कौन के वहाँ पर प्रोडक्ट बेच रहा है, वो सोवियत संघ बेच रहा है और चीन भी बेच रहा है, क्योंकि चीन में भी किसकी क्रांति हुई, कम्युनिस्ट क्रांति हुई, चीन भी उसका समर्थन कर रहा है। इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ, अमेरिका के खिलाफ एक राजनीतिक वजन बढ़ना शानदार अवसर प्रदान हुआ। इस प्रकार उसने सुरक्षा के लिए क्यूबा में परमाणु मिसाइल स्थापित किए। यानी कह सकते हो कि अमेरिका जो था उसकी कहीं न कहीं आर्थिक कह सकते हैं धक्का भी लगा, क्योंकि जिस प्रकार क्यूबा में देखोगे कि एक प्रकार से साम्यवादी क्रांति का हो जाना है, कम्युनिस्ट क्रांति कह सकते हो जाना, और कहीं न कहीं उसका जो कह सकते हो जो अपने प्रोडक्ट को बेचता था उसका बाजार नष्ट हो गया, मार्केट नष्ट हो जाने के कारण भी कहीं न कहीं एक बड़ा गतिरोध बना हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति कैंड्री ने कहा कि वह अमेरिका सुरक्षा की रक्षा के लिए जो कदम आवश्यक होंगे उठाएंगे। उन्होंने क्यूबा को नाकेबंदी का आदेश दिया, परमाणु मिसाइलें को हटाने की मांग की। दोनों महाशक्तियों और दुनिया परमाणु युद्ध के बहुत ही करीब पहुंच गए। यानी क्यूबा मिसाइल संकट में अगर देखेंगे तो ये आप इस पूरे चीज़ को लिख सकते हो, जितने 7 पॉइंट बता दिए। और 8वें पॉइंट में कह सकते हो कि अमेरिका जो था कहीं कहीं क्यूबा में क्रांति हो गई, ठीक है, तो क्यूबा में अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हो गई तो चीन में भी अपना कोई प्रोडक्ट कह सकते हो कोई चीज़ नहीं बेच पाएगा। यानी एक दूसरे की जो विचारधारा एक्सटेंड होती थी, इससे क्या होता था, एक दूसरे को बहुत धक्का पहुंचता था। ये 7 के 7 पॉइंट हैं, ठीक है, 7-8 पॉइंट हैं। इन 7 या 8 पॉइंट को किस में लिखोगे, एक बड़ी हेडिंग हमारी क्या है कि फर्स्ट फेज, जिसमें पहला दौर बढ़ती शत्रुता लिखा जाएगा। ठीक है, ये पूरे आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे पॉइंटों को आप लिखना पड़ेगा। ठीक है, हेलो सर ये सब कारण थे ना सर? हाँ सर वो क्यूबा, हेलो, हाँ बोलिए। सर क्यूबा का वो जो घटना है कब का है सर? क्यूबा मिसाइल संकट जो है ना 49 का है, नहीं 59, सॉरी 59 का है। ठीक है, हाँ हाँ, ये मेन हेडिंग रहेगी, नरमी या कह सकते हैं डिटेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नरमी का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी के आपके साथ लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो बीच में थोड़ा दोस्ती हो जाए, उसी को बोलते हैं। ठीक है, नमस्ते नमस्कार बीच में। इसको क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को सर अक्टूबर क्राइसिस ऑफ 1962 भी बोलते हैं ना? हाँ हाँ, ये पूरा क्योंकि काफ़ी लंबा चल गया था, थोड़ा चल गया था ना, और इसमें थोड़ा दिक्कत ज़्यादा गई और शांत होने में टाइम थोड़ा सा लग गया था इसको। सर कब से कब तक चला? ये 62 तक चला था लगभग। सर अक्टूबर 62 तक चला। हाँ वही बोला ना, 62 से। और एक क्यूबा मिसाइल जो संकट था। अब देखो अगले जितने भी चीज़ें हैं उनको क्या भी करना है, थोड़ा सा हेडिंग में बनाना है। ठीक है, अरे जो हेडिंग में बोलता हूँ इसको लिख लिया करो। ठीक है, इससे क्या रहेगा, याद करने में आसानी रहेगी और ये पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब देखो जितने में हेडिंग लिख दिया है, अगर एक बार अगर आपने पढ़ रखा होगा यही हेडिंग पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जितने भी पॉइंट हैं वो ऐसे लगेगा कि जो कोल्ड वार है वो अब होगा नहीं, कई सारी संधियां होंगी। ठीक है, ध्यान से सुनो। हालांकि राजनयिक विवेक क्यूबा मिसाइल संकट पर हावी रहा। यानी जो कह सकते हैं कि जो पूरे कोल्ड वार में देखेंगे तो क्यूबा मिसाइल संकट काफ़ी हावी रहा। क्यूबा और अमेरिका ने सोवियत मिसाइलों को हटाने के साथ संकट समाप्त हो गए। यानी जैसे ही सोवियत संघ ने मिसाइलें हटाई वैसे कह सकते हैं कि संकट समाप्त हो गया, इस उम्मीद के साथ कि द्वीप राष्ट्र अब आक्रमण ना किए जाए। यानी अब दोनों राष्ट्र आक्रमण नहीं करेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट के इस शांतिपूर्ण अंत ने संभवतः दुनिया ने 2 ध्रुवीय सैन्य शत्रुता को साबित लगता एहसास किया और इस तरह शीत युद्ध में एक चरण
की और नई शुरुआत हुई जिनको हम डिटेंट यानी नरमी के रूप में जाना जा सकता। यानी जब सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलों को हटाया तब कहीं न कहीं लगा कि अब एक नए दौर की शुरुआत हुई, यानी कह सकते हैं वहाँ पे नरमी का दौर शुरू होगा, यानी डिटेंट का, जिसे हम कह सकते हैं दोनों, यानी दोनों देशों में जो शत्रुता थी वो कहीं न कहीं हमें कम होती हुई दिखाई देगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अनुसार डिटेंट संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव को कम तनाव की अवधि को संदर्भ में देखता है। यानी यहाँ पर डिटेंट जो शब्द है वो क्या बताता है कि अमेरिका और सोवियत संघ में जो कह सकते हैं जो तनाव है, ठीक है, जो गतिरोध है वो कहीं कहीं हमें कम होने की ओर इशारा करता है। और कहीं कहीं इसमें देखेंगे हथियारों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया के साथ निकटता होती है। डिटेंट की मुख्य अवधि देखेंगे तो 63 से लेकर के 1963 से लेकर के देखेंगे 1970 तक हमें कहीं कहीं बोलिए सर। ये जो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, देखो क्यूबा के संकट ने पीटीबीटी, ठीक है, समझौते को तेज कर दिया और उसने 1955 से बात चली आ रही थी। इस पर ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए। यानी एक ट्रीटी होती है किन किन राष्ट्रों में, अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन में, ठीक है, ठीक है, ब्रिटेन में, इन तीनों में क्या हुई, संधि हुई। परमाणु अप्रसार संधि भी जिसको कई बार बोलता है, यानी परमाणु को क्या करना है, सीमित करने के लिए सहयोग यानी हम कम करेंगे। पीटीबीटी ने वायुमंडल में, जमीन पर और पानी के नीचे परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध, यानी पीटीबीटी ने क्या किया, जो परमाणु परीक्षण का कहें यानी न्यूक्लियर जो टेस्टिंग होगी आप कहाँ पर नहीं करेंगे, वायुमंडल में, यानी आकाश में नहीं की जाएगी भाई, ठीक है, ना तो आकाश में की जाएगी, ना तो जमीन पर की जाएगी, ना तो पानी में की जाएगी, ठीक है। इन तीनों जगहों पर आकाश पाताल बोल सकते हो, यानी पानी में भी नहीं करना, आकाश में भी करना है, जमीन पर भी नहीं किया जाएगा। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पीटीबीटी के तहत भूमिगत परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की बात केवल 1966 में ही सफल हो सकी। यानी जो भूमिगत परीक्षण यानी जमीन के अंदर जो परमाणु परीक्षण था उस पर प्रतिबंध नहीं लगा था, बल्कि आप वायुमंडल में यानी आकाश में, पानी में और कहीं कहीं धरातल पर यानी जमीन पर नहीं कर सकते थे, ठीक है। और इन्होंने 67 में अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के साथ सहमति व्यक्त की। साथ ही पूरे लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां पर संधि के तहत परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ ने 68 में फिर से परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए और ऐसे हथियारों को दूसरों को हस्तांतरित नहीं करने का वादा किया। यानी हम हथियार बनाएंगे भी नहीं, हथियार दूसरों हस्तांतरित का मतलब होता है कि दूसरों को हम ट्रांसफर भी नहीं करें। हस्तांतरित हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। यानी हम किसी को अपने जो पावर है या जो न्यूक्लियर पावर है या कह सकते हैं जो डिफेंस है, हम किसी को देंगे भी नहीं और कहीं कहीं हम जो जितना भी न्यूक्लियर है उसको कहीं कहीं हम कम करेंगे या करेंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे। यानी इस प्रकार की, जिसको हम इसमें लिखना, जब नरमी का दौर लिखना ना तो इसमें एक सिर्फ वह एक संधि का जिक्र ना, पीटीबीटी संधि के दौरान पीटीबीटी संधि लिख देना, ठीक है, इसमें लिख देना। और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मत लिखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मेरा कहने का मतलब है कि आप पूरा पन्ना पीटीबीटी से ही भर दो, ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट है ना कि पॉइंट से ही कई सारे पन्ने भर जाएंगे, तो ऐसे ही कुछ करने की कोशिश किया करो, ठीक है। ये रहा। अन्य घटनाओं देखेंगे तो जिन्होंने शीत युद्ध की शत्रुता को शांत करने में मदद की। पहले क्या था, वाशिंगटन और मॉस्को नेताओं के बीच में सीधी वार्ता यानी हॉटलाइन पर स्थापित हुआ। देखो 5-6 बातें हैं, लगभग 3-4 बातें हैं जिनको आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनको पॉइंट में लिख सकते हो या टेबल के फॉर्म में बनाओ, ठीक है, टेबल समझते हो, इन सारी चीज़ों को लिखो, टेबल के फॉर्म में बनाओ। देखो ऐसी कुछ घटनाएं हुई या कह सकते हो ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिनके द्वारा कहीं कहीं हमें लगा कि अब दोनों के बीच में, देशों के राष्ट्रों के बीच में जो संबंध हैं वह सुधर रहे हैं। क्यों हुआ, क्योंकि क्या है, वाशिंगटन और मॉस्को यानी कह सकते हो कि अमेरिका और सोवियत संघ के जो नेता थे उनके बीच में बातचीत होने लगी, यानी उनके जो राजनेता या नेता थे उनके लिए हॉटलिंक की स्थापना की गई। अगला है जो 2 जर्मन राज्य यानी जर्मनी को संघीय गणराज्य और जर्मन डेमोक्रेट रिपब्लिकन को महाशक्ति द्वारा मान्यता दी गई और प्रत्येक को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दी गई। यानी कह सकते हैं जर्मनी जो 2 जर्मनी बन गए थे, उन दोनों जर्मनी को अगर देखेंगे तो मान्यता दी जाती है और उनको एक अलग राष्ट्र के रूप में कहीं कहीं रिपब्लिक यानी उसको स्वतंत्र कर दिया, यानी 2 जर्मनी बन गए थे, ठीक है।
पश्चिमी जर्मनी में देखेंगे तो पूर्वी जर्मनी राज्यों में सोवियत संघ के साथ सैन्यकरण संबंध बनाए और अमेरिका और सोवियत संघ ने 1972 के पहले सामरिक युद्ध सीमा वार्ता यानी साल्ट जिसे बोलते हैं समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कह सकते हो कि पहला आप लिखोगे कि दोनों देशों के नेताओं के बीच में वार्ता की शुरुआत हो जाना। दूसरा कह सकते हैं जर्मनी के दो गणराज्य जो थे यानी उसमें कह सकते हैं कि उसमें जो गणराज्य हैं उनको मान्यता देना और उनको यूएन का सदस्य बना देना। अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या किया 1972 में क्या किया, साल्ट जिसे बोलते हैं सशस्त्र सीमा वार्ता। सशस्त्र सीमा वार्ता का मतलब होता है कि इसमें बातचीत की गई। अगला क्या है और लास्ट में देखेंगे इसमें 1975 में क्या होता है कि शीत युद्ध को दफन के रूप में कहीं न कहीं माना जाता है। ऐसा लगा कि 1975 में लगा कि जो शीत युद्ध है लगभग समाप्त हो जाएगा और कहीं कहीं शांति का माहौल बनेगा और शिखर सम्मेलन यानी वार्ता होती है जिसमें विभिन्न घोषणाएं की जाती हैं संभवतः जो कि 1970 के दशक में छोटी अवधि के लिए हमें लक्षित देखने को मिलती है। यानी इसमें एक काम करना, इसमें लिखोगे क्या, पहला तो ये लिखोगे पीटीबीटी संधि लिखोगे, दूसरा लिख देना कि अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के बीच में वार्ता की शुरुआत हो जाना। दो जर्मन राज्यों को कह सकते हो कि दोनों महाशक्तियों के द्वारा मान्यता का मिल जाना या उनको सपोर्ट करना। ठीक है, अगला कह सकते हो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में साल्ट समझौता। हेलो, सम्मेलन बता दीजिए क्या है कि इतना तो समझ में आ गया ना। पहले में लिखोगे पीटीबीटी के द्वारा परमाणु अप्रसार संधि जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरी लिखोगे कि दोनों देशों की नेताओं के बीच में शांति वार्ता होना, या कह सकते हो कि बातचीत का आरंभ हो जाना। ठीक है, यानी दोनों राष्ट्रों के जो लीडर थे, जो नेता थे, उनमें क्या होने लग गई, बातचीत आरंभ हो गई। ठीक है, तीसरा क्या देखा, दो जर्मन राज्य हैं उनको क्या मान्यता दे देना। जर्मनी के दो जर्मनी जो टुकड़े यानी दो जर्मन राज्यों को मान्यता का मिल जाना, इसको भी कह सकते हैं। चौथा कह सकते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में सशस्त्र सीमा वार्ता पर हस्ताक्षर होना। हेलसिंकी जो शिखर सम्मेलन है जिसको हम बोलते हैं, उसमें कई प्रकार की घोषणा की। हेलसिंकी एक शिखर सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कई प्रकार के समझौते होते हैं। इतने प्रकार के यहाँ पर समझौते किए जाते हैं जिसके द्वारा लगता है कि अब अमेरिका और सोवियत संघ में एक प्रकार का देखेंगे कि जो गतिरोध है वो कहीं न कहीं कम हो रहा है और कहीं न कहीं यहाँ पर मित्रता और कहीं न कहीं जो शीत युद्ध है वो कहीं न कहीं लगभग हमें समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, हेलो, हमें लिखना है जो आप इसमें पांचवा पॉइंट लिखोगे, हेलसिंकी शिखर सम्मेलन जो लिखोगे उसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कुछ समझौते होते हैं। वह समझौते कौन कौन से थे, वह लगभग 10 समझौते हैं। ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूं और एक ही बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। संप्रभुता में निहित अधिकारों के लिए समानता और सम्मान, बल के खतरों तथा उपयोग से बचना, सीमाओं में अगलगता, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता रखेंगे, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा किया जाएगा, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप किया जाएगा, विचार, विवेक, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किया जाएगा, लोगों को समान अधिकार और आत्मनिर्णय रहेगा, राज्यों के बीच में सहयोग बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बेहतर बनाने के काम किए जाएंगे। यानी हेलसिंकी जो शिखर सम्मेलन होता है उसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कह सकते हैं कि इसमें लगभग 9 समझौते होते हैं। यही 9 समझौते होते थे। इनको आप समझौते पॉइंट में लिखो। इतना ज़्यादा जितना बुक में लिखा होगा इतना ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरा अगर मैं बोलूँगा तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, हेलो, आगे देखिए अगला क्या है। अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी, अगला है पुनर्जीवन। ठीक है, तो आपने बुक में पढ़ रखी, अच्छी बात है, उसमें बेहतर है आप। ठीक है, लगभग 1.5 वर्षों में तक डिटेंट का प्रभाव रहा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इतना ज़रूर मेरी ध्यान हमेशा बात रखना, आपको लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, आपको इतना ज़रूर बता दूँ, एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम के बताऊँगा, आपको लेवल के अकॉर्डिंग आपको लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है
कि आप ज़्यादा एक्सटेंडेड लेवल का लिख करके आओगे तो वो एक्सटेंडेड लेवल पढ़ा ही नहीं जाता, पहली बात तो ये रही। तो आपको इग्नू के लेवल का लिख के आपको ग्रेजुएशन के लेवल की चीज़ों को लिख करके आना पड़ेगा। मैं एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप यूपीएससी में ज़रूर, मैं मानता हूँ अच्छी बात है, उसको पढ़ा अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, ठीक है, उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना मेरी ज़रूर ध्यान रखना कि उसमें आपको लेबल के रूप में लिख करके आना पड़ेगा। ये बिल्कुल राइट बात है। इतना कह सकता हूँ, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई यूपीएससी कर रहा होगा तो उसे लगेगा कि अगर ये लिखने को आ गया, इसमें मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है ना, कोई टीचर पढ़ लेगा तो लगेगा कि साक्षात हमें भगवान के दर्शन हो गए हैं, तो उसको कोई पढ़ेगा नहीं। तो आपको एक ग्रेजुएशन के लेवल का मतलब मेरा मत समझना कि उसमें 2M दर्जे या कम बातें लिख करके हल्का लिख, उसका मेरा कहने का मतलब है पेज कितने लिखने हैं, लिखने का एक प्रोसेस लिख करके आना पड़ेगा, ठीक है। उस प्रोसेस में लिख करके आओगे तब आपको नंबर मिलेगा, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ, ठीक है। तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग सारे रिटर्न करके आना, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ। आपने अच्छी बुक से पढ़ रखा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बुक मानी जाती हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता दूँ कि इग्नू की जो बुक है इसका मटेरियल ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा, इतना मेरी बात ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग लिख करके आना, ठीक है। ये काफ़ी बताना जरूरी रहता है। बोलिए। पढ़ता हूँ सर, इग्नू की बुक से भी पढ़ता हूँ, हाँ। ऐसा नहीं है सर, और एग्जाम वगैरह पैटर्न फॉलो करता नहीं, ऐसा लगता है, मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है कई बार। आगे देखिए, हेडिंग अच्छा हेडिंग पूछ रहा है। हेडिंग इसमें लिखो, जो नरमी का दौर है, इसमें नरमी के दौर में आप लिखोगे, पहले हेडिंग लिखो पीटी बीटी समझौता लिख सकते हो, ठीक है। पीटी बीटी समझौता, फिर लिखो। सर ये दोबारा बता रहे हो आप? इन्होंने शायद पूछा है इसलिए मैंने बोला है। हाँ सर ये हो गया पुनर्जन्म से आप। अच्छा नहीं, आप पूर्ण जन्म बता रहे थे। हाँ, पुनर्जीवन, यानी दोबारा जो लगभग 1.5 वर्षों तक नरमी का दौर रहा। क्या लिखेंगे? लगभग 1.5 वर्षों तक अगर हम देखेंगे तो कैसा दौर रहा? नरमी का दौर बना रहा। यानी इन दौरों में हमें लगा कि अब यहाँ पर युद्ध नहीं होगा, ठीक है। कई लोगों का मानना था कि शीत युद्ध अब तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है, समाप्त हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मानते थे अब शीत युद्ध बचा नहीं है, अब खत्म हो गया। लेकिन इस विश्वास को तब पराजित होना पड़ा जब एक कम्युनिस्ट शासन अफगानिस्तान में सत्ता में आ गया। यानी जैसे ही कम्युनिस्टों का शासन आया एक किसी देश में, वैसे ही इन दोनों देशों के बीच में कहीं न कहीं गतिरोध हमें देखने को मिला। जल्द इस दक्षिण एशियाई राष्ट्र की भूमि पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की गहरी भागीदारी के साथ गृह युद्ध में डूबे। यानी जब कह सकते हो कि अफगानिस्तान में एक सोवियत, कह सकते हो कि कम्युनिस्ट शासन आया, अफगानिस्तान में आता है, और कहीं न कहीं बहुत जल्द ही इसमें देखेंगे कि अमेरिका और सोवियत संघ की कहीं न कहीं यहाँ पर भागीदारी होती है और कहीं न कहीं गृह युद्ध यहाँ पर शुरुआत हो जाता था। और कहानी को ध्यान से सुनेगा। अफगानिस्तान में एक राजशाही थी। अफगानिस्तान में क्या था कि राजा का शासन था, यानी वहाँ पर क्या होता था? राजा होते थे, ठीक है। वहाँ पर राजशाही थी, जिसे 1973 में मोहम्मद दाऊद खान ने समाप्त कर दिया। मोहम्मद दाऊद खान क्या है कि वहाँ पर उसने समाप्त कर दिया, एक यूथ लीडर है, ठीक है। वह खुद नए स्थापित गणराज्य का राष्ट्रपति है। यानी कह सकते हो कि मोहम्मद दाऊद खान ने 1973 यानी 1973 में वहाँ के जो राजा थे उनको क्या कर दिया? उनको पद से बर्खास्त कर देता है और वहाँ का गणराज्य का राष्ट्रपति बन गया। दाऊद ने अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से संभावित खतरा देखा। पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका से लगातार सैन्य सहायता मिल रही थी और इसीलिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को संतुलित करने के लिए सोवियत संघ से हथियार मांगे। यानी कह सकते हो, ध्यान से सुनो, कि सोवियत संघ और अमेरिका में नरमी का दौर लगभग जारी रहा। लेकिन अफगानिस्तान में जब कम्युनिस्ट शासन सत्ता में आया और बहुत जल्द ही यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने गहरी भागीदारी ली और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि हमें दोबारा कोल्ड वार की कह सकते हैं कि शुरुआत हमें दिखाई देने लगी। क्योंकि अफगानिस्तान में एक राजशाही होती थी, ठीक है। उस राजशाही को मोहम्मद दाऊद खान ने क्या किया? हटा दिया और खुद वहाँ पर स्थापित हो गया। दाऊद को था, वो जो राष्ट्रपति बने, उनको पाकिस्तान से खतरा था, ठीक है। पाकिस्तान से खतरा था इसीलिए वहाँ के जो राष्ट्रपति थे दाऊद थे, उन्होंने, और पाकिस्तान को कौन मदद कर रहा था? अमेरिका।
इसलिए दाऊद खान ने किससे मदद मांगी? वो सोवियत संघ से उन्होंने मदद मांगी। सोवियत संघ जो था वह दाऊद खान की मदद करने के लिए आ गया। और यहाँ पर जो अब पाकिस्तान है वो पाकिस्तान किसके है? अमेरिका के सपोर्ट में है, या उसको हथियारें देता था। यानी दाऊद क्या करेंगे, या जो वहाँ के कह सकते हैं मोहम्मद दाऊद खान जो हैं वह किससे हथियार लेंगे? सोवियत संघ से सपोर्ट लेंगे, सुरक्षा मांगेंगे। और वहां पर जो निर्वाचित जो जिनको हटाया गया था, ठीक है, जिनको हटाया गया था वो पाकिस्तान से मदद मांगने की कहीं पे शुरुआत करेंगे। ठीक है, वो क्या? पाकिस्तान से मदद मांगने की शुरुआत करेंगे। तो कहीं कहीं कह सकते हो कि वहां पर जिसको निष्कासित किया गया है और जो इलेक्टेड होकर के आया, जो दोबारा बना है, इन दोनों में गतिरोध कहीं कहीं एक पाकिस्तान से सपोर्ट लेता है और पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करता है। तो इसलिए अमेरिका अफगानिस्तान में एंटर कर जाएगा। और कह सकते हैं कि दाऊद क्या बुलाता है कि सोवियत संघ को बुला लेता है। यानी कह सकते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ की सेना दोनों ही अफगानिस्तान में एंटर कर जाएंगी। ठीक है, और इससे क्या लगता है कि शीत युद्ध हमें फिर दोबारा वहां पर शुरू होता है। काबुल में राष्ट्रपति कार्यालय में दाऊद को उत्तराधिकारी बनाने में मदद की। जल्द ही नियंत्रण स्थिति से बाहर हो गई और 1978 में दाऊद को बाहर कर दिया गया और उसके समर्थन में निर्वासन भेज दिया। आर्थिक स्थिति बिगड़ने के साथ अफगानिस्तान में दंगे भड़के। इस बीच अमेरिकी राजदूत दंगे जैसी स्थिति में मारे गए, बल्कि हबीबुल्लाह अमीन अफगानिस्तान में राष्ट्रपति बने। हालांकि एक अनुभवी कम्युनिस्ट को सोवियत संघ ने पसंद नहीं किया। इस प्रकार 1979 में 90,000 से अधिक सोवियत सेना अफगानिस्तान में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि इस देश में अमीन के शासन के बाद अमेरिकी पक्ष को रिवर्स स्विंग कर सकता है। यानी कह सकते हो कि अमेरिका और कहीं कहीं सोवियत संघ जो है वह अफगानिस्तान में कहीं कहीं एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अफगानिस्तान में नए शासन का अफगान आबादी के लिए एक विरोध था, जिसे धार्मिक अधिकारों पर हमला होते देखा है, क्योंकि सरकार दैनिक जीवन में धर्मनिरपेक्ष व्यवहारों को प्रोत्साहित कर रही थी। इसे इस्लामिक विरोधी और अफगानिस्तान में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले। देखो क्या हुआ कि जो सोवियत संघ की विचारधारा के साथ जब वहाँ सरकार चली तो वहाँ पर कहीं कहीं सोवियत संघ की विचारधारा फैली और कहीं कहीं अफगानिस्तान के लोगों ने सोवियत विचारधारा को पसंद नहीं किया। लेकिन जब अमेरिका सपोर्ट में और अमेरिका के समर्थन से वहाँ पर एक सरकार का गठन हुआ, तो अमेरिका का जब गठन हुआ तो वहाँ पर जो पश्चिमी संस्कृति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, तब कहीं कहीं उसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया। अफगानिस्तान में इन घटनाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए सोवियत संघ के लिए जानबूझकर कार्यों को रूप में कार्य कर दिया। एक महत्वपूर्ण तरीके में देखेंगे कि जो शीत युद्ध था, या जिसे हम देखेंगे कोल्ड वार में अगर देखोगे, तो युद्ध के उभरने में और पुनरुद्धार में अनुमति मिली। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी समीप के साथ इन घटनाओं का जवाब दिया। मुजाहिदीन समूहों ने, जिन्हें बाबर कमाल ने कम्युनिस्ट शासन और वहाँ के सोवियत सैनिकों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सोवियत संघ को अमेरिका सशस्त्र मुजाहिदीन समूह के भारी नुकसान उठा। ये आपने मुजाहिदीन का नाम सुना होगा ना, आपने वहाँ पर सुना होगा कि उन्हीं के समर्थन। आज जो वहाँ पर अफगानिस्तान में जिसके आ गया तालिबान आ गया, तालिबान को कौन खड़ा किया? अमेरिका के लोगों ने ही खड़ा किया था। ठीक है, तो यही सारा वही दिक्कत है, उसी टाइम की यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई। ठीक है, इस कारण से अगर कह सकते हो ये मेन कारण वहीं पर बना हुआ था। ठीक है, इस कारण से कह सकते हो कि यहाँ पर सोवियत संघ और ये दोनों लोग दोबारा यहाँ पर मैदान में आ जाए। अन्य युद्धों में शीत युद्ध के पुनर्जन्म से जोड़कर देखा जा सकता है। लोकतंत्र समर्थक विरोध और अमेरिकी विरोध को खारिज करने के लिए कह सकते हैं। सोवियत संघ ने और देखेंगे उसने भी अपना काम यहाँ पर क्या, सोवियत सेना ने 1988 में मध्य में अफगानिस्तान से वापस आना शुरू कर दिया। आखिरकार 15 फरवरी 1989 को अमेरिका, यूएसएसआर और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सरकारों के बीच जीत को बनाए रखने के लिए प्रारूप के और देश छोड़कर चले। देखो क्या हुआ, जो शीत युद्ध जो समाप्त होता है लगभग 89 में, हम बात करते हैं 90 के आसपास शीत युद्ध की समाप्ति की मानी जाती है, क्योंकि सोवियत संघ जो था ना लगातार अमेरिका के साथ गतिरोध था और कहीं कहीं सोवियत जो संघ था, जो यूएसएसआर था, वो टूट रहा था। उससे राष्ट्र अलग चले जा रहे थे। अलग क्यों चले? क्योंकि जो सोवियत संघ है उसमें बहुत ज़्यादा गरीबी हो रही। ठीक है, तो गरीबी और भुखमरी जब चीज़ें बढ़ेंगी, आप लगातार युद्धों में रहेंगे। ठीक है, अगर आप लगातार युद्धों में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो राष्ट्र होगा वो गरीबी में चला जाएगा, गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो सारा सामान है यानी जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके युद्धों में ले जाएगा। इस कारण कहीं ये भी कारण कह सकते हैं। दूसरा, जो सोवियत संघ के सपोर्टर थे वो धीरे धीरे राष्ट्र उससे कट के चले जाते हैं या सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और सोवियत संघ का विघटन जब हुआ तब कहीं कहीं सोवियत संघ इस वैचारिक लड़ाई को
लड़ नहीं पाया और कहीं कह सकते हैं ये जो भू राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई को 1980 के दशक में अंत में खत्म कर दिया, जब एक बार सोवियत ने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को निकाला था। दुर्ध्रुवीय तनाव कम हुआ और अमेरिका और सोवियत संघ ने 1987 में परमाणु हथियारों की एक पूरी श्रेणी को समाप्त करने में सहमति व्यक्त की। वह इस आशय के पार समझौते पर पहुंच गए, उसे इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल फोरेंसी संधि कहा जा सकता है। बाद में इनमें संधि हो जाती है, यानी कह सकते हो कि एक प्रकार से देखेंगे तो कह सकते हैं कि सोवियत संघ कहीं कहीं उसका विघटन हुआ और कहीं कहीं सोवियत संघ धीरे धीरे कमजोर पड़ा और कहीं कहीं अमेरिका के साथ कहीं कहीं उस संधि पर काबू होता है और बाद में संधि होती स्टार्ट हो जाती है, यानी सोवियत संघ विघटन हो गया और कहीं कहीं जो पूरा जो राष्ट्र था जो दो ध्रुवियों में बटा हुआ था वो कह सकते हो कि एक ध्रुवीय राष्ट्र बन गया। आपने सुना कि अमेरिका बड़ी पावर है, महाशक्ति है, तो बाद में वही शक्ति बचा और कहीं कहीं उसी के बाद आप देखोगे कि जो अमेरिका की विचारधारा जो पूंजीवादी विचारधारा उसके आप पढ़ते होंगे, ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हो, भूमंडलीकरण आता है, ठीक है, भूमंडलीकरण जो पढ़ते हो यही भूमंडलीकरण का रीजन है कि जब अमेरिका की कहीं कहीं अगर देखो कि हम मान सकते हैं कि जीत होती है और कहीं कहीं इसको देख सकते हैं, ठीक है। शीत युद्ध का अगले पॉइंट क्या लिखोगे, शीत युद्ध का अंत, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे इसमें हम, शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध का जो अंत होता है जब मिखाइल गोर्बाचोव सत्ता में आए तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संबंध बेहतर होने लगे। घर ने कुछ छोटी राजनीतिक द्वार प्रदान करने में लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, हेलो बंद कर लीजिए, ठीक है। अक्टूबर 1986 में आइसलैंड में देखेंगे एक शिखर सम्मेलन में गोर्बाचोव ने रंगनी के प्रत्यक्ष पक्ष में परमाणु शस्त्रागार में 50,000% कटौती की, इसमें से कुछ नहीं निकला। जैसे कोल्ड वार पूरा रहा उसमें भी कभी सैनिक शक्ति का यूज नहीं होता है, कोल्ड वार पूरा सैनिक शक्ति के बिना ही चलता रहा और एक वैचारिक लड़ाई कह सकते हैं कि पूरी वैचारिक लड़ाई थी जिसमें बीच में हमें कभी लगता कि युद्ध हो जाएगा और कभी लगता था कि युद्ध नहीं होगा। पूरा एक कोल्ड वार का पूरा अगर देखेंगे तो पूरा एक फेज था, कभी लगेगा कि इसमें कि युद्ध हो जाएगा या लड़ाई हो सकती है और कई बार हमें ऐसे लगेगा कि यहाँ पर लड़ाई नहीं हो सकती या गतिरोध उतना ज़्यादा नहीं बना हुआ है, ठीक है।